जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन और पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। क्या होता है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन? जैसे हमारे पास क्या है, एक बार न्यूट्रल एटम है, ठीक है, किसी एलिमेंट का एक न्यूट्रल एटम है। तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये उसकी इनर शेल्स हो गई, ये मान लो n-1th शेल हो गई। अब जो उसकी वैलेंस शेल है उसमें मैंने माना s, p और d तीनों तरह की सब शेल्स हैं। तो क्या होगा देखिए, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास है NS सब शेल, ये है NP सब शेल और यहां पर है ND सब शेल, इस तरह से, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि अगर इनकी डिस्टेंस लेकर चले, मान लो मैं यहां पे रेडियस एक पैरामीटर लेकर चलूं, तो मैं कहूं कि जो आपकी NS सब शेल है वो इतनी दूरी पर न्यूक्लियस से, ठीक है, यहां पे जो नंबर होगा, ये आपकी जो वैलेंस शेल है उसकी NP सब शेल, और यहां है आपका ND, ठीक है ना, ये रेडियस लिखी हुई है इनकी, ठीक है जी। अब अगर मैं ऐसा करूं, ये जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल एटम था, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। मेरा कहने का मतलब समझो, जैसे कि मान लो हमारे पास है, पहले है सल्फर या फास्फोरस का एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे P है, तो यहां पे क्या हो जाए, P के ऊपर आए स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, क्या है, स्लाइटली पॉजिटिव, तो इसका न्यूक्लियस है ये, तो इसकी भी इसी तरह से आपकी जो इनर शेल्स रहेंगी n-1 तक रहेंगी। मैंने इसे बाहर बना दी है, थोड़ा सा इसको अंदर करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपकी n-1 हो गई, ठीक है, इस तरह से। तो यहां इतनी दूरी पर इसकी NS थी, तो देखो इसमें क्या होता है, अब न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ये जो NS था यहां पर अट्रैक्शन पहुंचेगा इसका जरा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा न्यूक्लियस की तरफ, तो ये NS थोड़ा सा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो जहां पहले था उसके मुकाबले क्या हो गई शेल थोड़ी सी, मतलब इसका जो NS सब शेल है क्या थोड़ी सिकुड़ गई है, न्यूक्लियस थोड़ा करीब आ गई है, तो ये NS। अब क्या होगा, क्योंकि S पे क्या है, S ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज को होल्ड करता है ना, ज्यादा अच्छी तरह स्क्रीन या शील्ड करता है, तो वो अंदर खींच गया, P उससे कम करता है। अब यहां पे क्या होता है, P पे जाएगा, लेकिन P जो है यहां पे S जितना S अंदर गया उसके मुकाबले P जो है थोड़ा ज्यादा अंदर जाता है, NP वो ज्यादा अंदर जाता है, और ND जो है वो और भी ज्यादा अंदर की तरफ आता है न्यूक्लियस के। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे पास P है, अगर पहले NS की बात करूं तो इतना अंदर आया है ऊपर वाले के मुकाबले। NP की बात करें, इसमें ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ NS के मुकाबले, और अगर ND की बात करें तो इसमें और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो समझना इस बात को, जो सबसे ज्यादा चार्ज पहुंचता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज तो ही पहुंचता है NS पर, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इसका हुआ है। कैसे, जरा समझो। अब क्योंकि जहां पे NS था इससे पहले जो शेल्स थी ये पूरी की पूरी क्या थी, ये फुल्ली फील्ड थी, ये क्या थी आपकी, फुल्ली फील्ड। अब क्योंकि ये फुल्ली फील्ड है, तो जैसे ही S सब शेल अंदर की तरफ सिकुड़ी, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और ये जो फुल्ली फील्ड शेल्स थी इनके बीच में रिपल्शन पैदा हो जाता है, तो ये और क्लोज नहीं आ पाता, ठीक है। लेकिन यहां पे गैप क्या है, P के लिए गैप क्या था, ज्यादा था, तो P में ज्यादा होता है,
कॉन्ट्रैक्शन। और एनडी क्या था, लगभग खाली पड़ा होता है पी का, फास्फोरस जो होता है उसके डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना, तो वहां पे क्या इलेक्ट्रॉन रिपल्शन का चक्कर नहीं था, ना के बराबर था, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इससे क्या होता है, एनएस और एनडी इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गई, मतलब इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। इसके कारण क्या होगा, जो एनएस का इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम एक्साइट करके एनडी में पहुंचा सकते हैं। बात को समझो जरा, एनर्जी लेवल डायग्राम के हिसाब से लेते हैं जरा इस चीज को। ठीक है, ये आपका एनर्जी लेवल डायग्राम में बना रहा हूं यहां पे, एनर्जी एनर्जी यहां बात कर रहा हूं फास्फोरस की। ये फास्फोरस का न्यूक्लियाई है, ठीक है। अब यहां पे मैंने मान लिया आपका आ गया 2p तक यहां खत्म हो गया, ये आपका 2p आ गया, ठीक है जी, 2p आ गया, ठीक है। इसके अंदर तक की जो शेल्स थी वो सारी की सारी क्या थी, वो भरी हुई थी, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, पहली और दूसरी शेल क्या पूरी भरी हुई है, ठीक है जी। अब यहां पे आ गया 3s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के लिए। अब आ गया 3p जिसमें कि आपके 3 इलेक्ट्रॉन थे, और जो 3d था वो था खाली, तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है जी। अब जैसे इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, अब क्या होता है, अब 2s तक तो 2p तक तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसा है, मान लो 2p आपका जितनी दूरी पर उतनी दूरी पर मैंने 2p यहां बना दिया, मान लो ये आ गया आपका 2p, ठीक है जी, 2p आ गया। अब लेकिन 3s में क्या होगा, 3s में क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्शन, क्योंकि अब जो न्यूक्लियस इसको खींच रहा है अपनी तरफ, उस पे इफेक्ट, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है, वो स्लाइटली क्या है, मैं सॉरी गलती से पूरा पॉजिटिव लिखे, स्लाइटली क्या है, पॉजिटिव, मतलब जो पहले न्यूट्रल था जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। अब इसमें ना इसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, इसने इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी और के पास चली गई थोड़ी सी, इसलिए इसमें क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो यहां तक तो इसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन, अब इसमें बात करेंगे अगर, बल्कि इधर के बजाय अगर मैं इसको इधर बनाऊंगा वो और भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए ये P था, ये क्या मेरे पास P के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल पूरी भरी हुई है, सेकंड शेल में आपकी दोनों सब शेल्स क्या पूरी पूरी भरी हुई है लगभग लगभग। अब 3s जो इसके हिसाब से आना चाहिए था कि 3s यहां आना चाहिए था, यहां पे 3p आना चाहिए था, यहां पे आपका 3d आना चाहिए था, तो 3s क्या होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ खिसक जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जो जो न्यूक्लियस खींच रहा है उस पे चार्ज क्या है, ज्यादा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उस पे 3s, तो पहले के मुकाबले थोड़ा अंदर गया, हल्का सा अंदर, पर इसको पता इससे और अंदर नहीं आ सकता क्योंकि अंदर वाली शेल की पूरी तरह से भरी भरी है, मतलब पूरी फुल्ली फील्ड है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा, तो इससे फालतू आ नहीं पाया, थोड़ा सा खिसक पाया नीचे की तरफ। P क्या है, P कितना खिसक पाएगा S के मुकाबले 3p, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आए उसके अंदर। अब क्या D बिल्कुल खाली है, बहुत ज्यादा खिसकेगा, तो इस तरह से हुआ क्या कि हमारे पास S और P, जो S था वो थोड़ा सा खिसका, P उससे ज्यादा खिसका, और D और भी ज्यादा खिसका, तो सबसे ज्यादा सिकुड़न किसके अंदर है, सबसे कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर आया, 3d के अंदर, सबसे कम किसके अंदर आया, 3s के अंदर। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल में सबसे ज्यादा कहां पहुंचा होगा, s पे, क्योंकि s क्या होता है, मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज को होल्ड करता है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज तो यहां पे पहुंचा है मैक्सिमम, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन हो किसमें, 3d में, क्योंकि जब ये अंदर की तरफ आया तो रिपल्शन ना के बराबर रहा है, ठीक है, ये अंदर आएगा तो रिपल्शन बहुत हाई रहेगा क्योंकि अंदर वाली शेल्स क्या पूरी भरी हुई है, ठीक।
तो इसलिए मैं क्या कंक्लूजन निकला, क्या क्या चीज हमने नोटिस की कि इसमें जो मैक्सिमम अट्रैक्शन रहेगा, मैक्सिमम अट्रैक्शन जो रहेगा वो तो किसके साथ रहेगा, एनएस, जो एनएस सबशेल है इसके साथ ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कहां होगा, एन डी सबशेल में होगा, ठीक है। अब इससे होता कि इस चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से जो एनर्जी डिफरेंस होता है एनएस और एन डी के बीच में, वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होता है वो आसान हो जाता है, जो कि हम करते हैं। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास PCl3 होता है, तो फास्फोरस के पास आउटर मोस्ट में क्या है, 3s और 3p, ऐसे तो 3Cl जो है इसके साथ तो बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है, 3Cl आ गई, 1 2 3। लेकिन आपने लिखा देखा होगा PCl5 भी, PCl5 भी आपने लिखा देखा होगा। तो 5 Cl कैसे जुड़े इसके साथ, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें इसके एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचाना होता है, डी में। अब ये 3s से 3d में, मतलब यहां से यहां जंप करेगा। ऐसा कब पॉसिबल है, जब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम हो। यहां पे एनर्जी डिफरेंस क्या, देखो यहां पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, यहां पे एनर्जी डिफरेंस क्या हो चुका, कम। जितना एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा उतना ns के इलेक्ट्रॉन का nd में ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। और PCl5 का बनना क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए इस तरह से 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 5 Cl आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह से, ठीक। आइए आपको बात समझ में। तो यहां से हमने क्या चीज देखी कि हमारे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस कम होने से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के एनएस से एनडी पहुंचाना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, जिससे होगा क्या, अब इसके नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बढ़ गए। पहले कितने कोवेलेंट बना सकता था, ये 3 या 4, इसका यूज करके क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था मैक्सिमम, ये 4 बना सकता था कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें कितने बन रहे हैं, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। मतलब इसमें क्या है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, इंक्रीज कर गए। और कोई एलिमेंट, कोई एटम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसे क्या बोलते हैं, कोवेलेंसी। तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोवेलेंसी भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कोवेलेंसी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्या चीज हमने नोटिस की कि जो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन है उसके कारण क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज कर सकते हैं, कोवेलेंसी इंक्रीज कर जाती है। ये सारा किसका असर पड़ता है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का, ठीक है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होता है ये क्या हो जाता है, ये आपका इजी हो जाता है, ये आसान हो जाता है। ये सब इसके परिणाम होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जरा समझना, तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव कैसे लेके आ सकते हो आप, जरा समझो मेरी बात को। अगर मैं कहूं कि हमारे पास यहां पे फास्फोरस है, मैंने फास्फोरस का तो लगा दिया 3 क्लोरीन को, ठीक है, और एक बार मैंने फास्फोरस का तो लगा दिया 3 हाइड्रोजन को। अब जो क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, फास्फोरस की होती है 2.1, ठीक है, 2.09 के आसपास होती है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से अब क्या है, ये आपका हाँ 2.13 कुछ है, होती है, ये आपका 15 लगा लो,
ये आपका 2.15 के आसपास, ये आपका 2.1, 2.1, 2.1। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे जो Cl आप देख रहे हैं, इस पे क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। इन्होंने किससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची है, फास्फोरस से, तो इस पे क्या आ गया, इस पे आ गया आपका स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब अगर यहाँ पे बात करूं, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसका असर क्या, और एक मेरे पास क्या, एक मेरे पास सिंपल फास्फोरस हो, एक क्या मेरे पास सिंपल फास्फोरस, कुछ भी मैंने इसका अटैच नहीं कर रखा है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस आएगा जरा समझना। जब आपका ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये मान लो कि अंदर वाली शेल जो थी n-1 वो यहां तक आ गई है। अब जो ns था, ns, ये आपका np, ये आपका nd, ये तो मैंने बनाया फास्फोरस के लिए। अब जब फास्फोरस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां होगा चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, तो n-d तक तो चीजें ठीक है, वैसी की वैसी रह गई। ns में क्या आएगा, ns अंदर की तरफ जाएगा, np और अंदर की तरफ जाएगा, nd और भी अंदर की तरफ जाएगा। यहां पे तो ये सिचुएशन होगी, लेकिन अगर p पर हो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, जैसा कि इस केस में, तो अब क्या होगा, अब अट्रैक्शन हो जाएगा कम, अब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम, अब ये शेल्स और भी दूर दूर जाएंगी। तो लगा लो आपकी nd जो यहां पे नजर आ रही है लगभग इतनी न्यूट्रल वाले में, वो क्या होगी, और भी पीछे चली जाएगी। तो इसमें क्या होगा, ये और भी फैल जाएगा। ठीक है, तो फैल जाएगा, तो जो ns है, जो आपका ns है, उसके और nd के बीच में डिफरेंस जो है, जो एनर्जी का डिफरेंस जो यहां पे इतना था, तो इसमें कम हुआ, वो इसमें क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, s सबशेल का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, s सबशेल का इलेक्ट्रॉन d में जंप नहीं कर पाएगा। जब वो d में जंप नहीं कर पाएगा तो उसकी कोवेलेंसी इंक्रीज नहीं रहेगी, 3 तक ही रह पाएगी। इसीलिए आपने कभी भी pH5 लिखा नहीं देखा होगा, लेकिन आपने PCl5 लिखा देखा होगा। तो समझ में आई बात कि इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसमें चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, जिसके कारण ns और nd, जो आउटर मोस्ट शेल के ns और nd सब शेल है, उनके बीच में गैप बढ़ जाता है, जिसके कारण जो इसका 3s के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये d की खाली पड़े हुए 5 ऑर्बिटल में जंप ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसके अनपेड कितने रह गए, 3 रह गए, इसलिए इसके साथ 3 ही H जुड़ सकते हैं। इतनी बात मेरा मानना है, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, मतलब अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ऐसे जंप हो जाएगी नहीं, समझना मेरी बात को। ये डिपेंड करता है जो मॉलिक्यूल है उसकी डिमांड क्या है, कहने का मतलब समझो। अगर मैंने अगर मुझे 3 Cl जोड़ने हैं, मुझे इसके साथ जोड़ने कितने, 3 Cl जोड़ने हैं। अब यहां पे मेरे को इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे केस में होगा एक्साइटेशन नहीं होगा, ये ऐसे बना रहेगा कि 3s में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 है, और d में कितने हैं, d खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, ये है। अगर मुझे कितने Cl जोड़ने इसके साथ, 3, बनाना ही मुझे PCl3 है। अब इसमें इसके एक्साइटेशन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं होगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ रही होती 5 Cl यहां पे आते, तो अब जरूरत थी और इसके पास कंडीशन है, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, तो अब क्या होगा, अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आगे जंप कर जाएगा, और अब इसके साथ क्या होगा, 5 Cl बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं है, मैं सल्फर का एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपने लिखा देखा होगा, SCl2, आपने SCl4 भी लिखा देखा होगा, SCl6 भी लिखा देखा होगा, आपने H2S लिखा देखा है, या मैं कहूं SH2 लिखा देखा है। क्या आपने कभी SH4 या SH6 लिखा देखा है? नहीं ना। तो क्यों ऐसा, क्यों कि यहां पे क्यों नहीं आया 6, क्यों नहीं आया 4? क्योंकि देखो, जब मैं सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं ना, तो उसमें होता क्या है, आउटर मोस्ट में पहुंचता है 3s, 3p और 3d,
3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3s 3p और 3d। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। अब समझना, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए तो अनपेड कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। और अगर दोनों एक्साइट हो जाए तो अनपेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए इवन नंबर, कभी सोचो 5 क्यों नहीं बनते SH5? SH जब एक इसमें से एक एक्साइट होगा तो 4 अनपेड हो गए ना, और दूसरा होगा तो 6 हो गए। ठीक है। अच्छा, ऐसे PCl3 की बात करूं, इसमें 3 अनपेड थे ना, इसको एक्साइट करो तो कितने होंगे, 5 अनपेड हो जाएंगे। इसलिए PCl4 नहीं बोलते, PCl5 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब क्योंकि जो सल्फर है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.6 के आसपास होती है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के आसपास होती है। तो इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन। तो क्लोरीन सल्फर पे क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। और ये स्लाइटली पॉजिटिव आते क्या होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इसलिए इसमें जो s का इलेक्ट्रॉन है, मतलब पहले p का इलेक्ट्रॉन और s का इलेक्ट्रॉन के आगे जंप कर सकता है, क्योंकि एनर्जी गैप क्या है, sp_d में कम हो गया है चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के कारण। लेकिन हाइड्रोजन की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, सल्फर की कितनी 2.6। तो इसमें तो सल्फर पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए एनर्जी गैप क्या रहेगा, 3s और 3p और 3d के बीच में ज्यादा रहेगा। तो इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन आगे जंप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपका SH4 और SH6 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इनकेस अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर कोई आपसे पूछ ले कि फास्फोरस जो है वो n एटम ऑफ क्लोरीन के साथ जुड़कर बनाता है PClN, और सल्फर जो है वो NCl एटम के साथ जुड़ के बनाता है ये SF6। मैं SCl6 ना लिख के इसको SF6 लिखना चाहूंगा, क्योंकि स्टेरिक हाइड्रेंस वाला फैक्टर होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। 2 4 6। और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग 3.9 के आसपास रहती है, 4 भी लिख देती है कुछ बुक्स। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपनी बात पे। तो ठीक है जी, यहां से जुड़ेंगे तो PCN और यहां पे आपका SClN बनेगा। अगर मैं कहूं सल्फर को N एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाए और SHN बने, ऐसे फास्फोरस को N एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाए और PHN बने, तो मैं कहता हूं समेशन ऑफ n इन केसेस में कितना आएगा, मतलब n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, उन सबका सम क्या आएगा। देखो, क्योंकि इसमें चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से क्या है, ज्यादा है, तो इसमें p पे क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा तो 3Cl, एक तो 3 और 5 दोनों पॉसिबल है, तो समेशन कितना आ गया दोनों का, 8 आ गया, n की वैल्यू 8 आ गई। PCl3 भी हो सकता है, PCl5 भी हो सकता है, इधर भी आपका चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है। यहां होने में तो आपका 2, यहां मैं F लिखूंगा, यहां भी मैं F लिखना चाहूंगा। ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा समेशन, भाई ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी क्या लाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज लाएगा, तो यहां भी क्या होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो F क्या है, SF2 हो सकता है, इसके हिसाब से 2 अनपेड हो गए। आगे जाएगा तो 4 अनपेड हो गए, ये भी आगे जाएगा तो 6 अनपेड हो गए, कितना आ गया, 12 आ गया। अब इधर अगर बात करें तो यहां पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से क्या होती है, कम, तो ये तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, ये भी और नीचे वाला भी। तो इसमें तो क्या है, जितने अनपेड नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं 2, तो 2 ही हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, तो इसमें क्या रहेगा 2। ऐसे फास्फोरस में कितने होते हैं, 3 अनपेड, तो कितना रहेगा 3। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया गया। क्यों, आपका H2S तो होता है, H4S नहीं होता, H6S नहीं होता, PCl5 होता है लेकिन PH5 नहीं होता। तो आप इस तरह से चार्ज कॉन्ट्रैक्शन के बेस पर इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जिस तरह से चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है उसी तरह से है एक पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। क्या कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर हम, देखिए, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं
तो नॉर्मली क्या कहा जाता है कि जो चार्ज है, जो रेडियाई है, वो क्या करती है, वो डिक्रीज करती है। देखिए कैसे, क्या कुछ है इसका। जैसे मैं बात करूं बोरोन से, लेके चलते हैं हम लोग। ये बोरोन है हमारे पास, फिर कार्बन लेके चलते हैं, नाइट्रोजन। इस तरह से आप आगे की तरफ जाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि इसमें साइज जो डिक्रीज करता जाता है, साइज क्या है, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, दो देखो इन सभी में क्या है, दो शेल्स हैं। इन सभी में क्या है, दो शेल्स हैं। लेकिन बोरोन का साइज कार्बन से ज्यादा है, कार्बन का नाइट्रोजन से ज्यादा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन का फ्लोरीन से ज्यादा है। इसके पीछे कारण क्या होता है, वो समझते हैं हम लोग। कारण है इसमें पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कि मैंने मान लिया कि ये मेरे पास है बोरोन है यहां पे, ठीक है, और यहां मैं लेके चल रहा हूं कार्बन को। ठीक है जी, तो ये आपका बोरोन जो है, इसका जो n-1 शेल है वो इसकी भी भरी हुई है। जो इसकी n-1 शेल है वो पूरी तरह फुल्ली फील्ड है, और ये इसमें भी फुल्ली फील्ड होगी कार्बन में। अब इसके बाद जो NS मतलब 2s, तो इसमें क्या आएगा 2s2। ठीक है जी, 2s2 आ गया इसका, ये आपका 2s आ गया। ठीक है, अब जो कार्बन का 2s आएगा ना, वो बोरोन के 2s के मुकाबले थोड़ा सा क्या आएगा, न्यूक्लियस के करीब आएगा। कारण क्या है, देखो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन में क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे, बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया था। सेल सेम, दो p में भी, और p के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव उसमें भी, और p के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव उसमें भी। ठीक है, प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, शेल्स उतनी, उसमें क्या है, शेल सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, p के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव हो चाहे p हो, या p के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव हो। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेल्स तो सेम है, दो ही रहेंगी, पर प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें अगर 5 प्रोटॉन है तो इसमें कितने, 6 प्रोटॉन है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो उसमें कितने होंगे, 7 प्रोटॉन होंगे। तो अब इसका आता है Np, मतलब 2p, ये उसका 2p ऑर्बिटल हो गया। ठीक है जी, तो इसका 2p क्या आएगा, इसका 2p अंदर की तरफ आएगा। एक मिनट रुको, गलत, ठीक है। अब इसका 2p क्या है, वो अंदर की तरफ तो आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि अगर मैं ऐसे एक रेडियस की लाइन खींच दूं तो यहां पे बोरोन का 2s आ रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो इसके मुकाबले जो कार्बन का 2s आएगा वो अंदर आएगा। ठीक है जी, जो उसका 2p है, जैसे इसका जो 2p है, ये इसका 2p है इस पॉइंट पे, तो इधर जितना कॉन्ट्रैक्शन आपका 2s में हुआ है, 2s में कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इतना कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये कहता है 2p होगा ना, उसका कॉन्ट्रैक्शन अब क्या होगा, 2s के मुकाबले कम होगा। मतलब इसमें जो 2p आएगा वो आपका इस तरह से यहां आएगा आपका 2p, सिकुड़ेगा तो सही, पर s के मुकाबले कम होगा। कारण देखो, समझो जरा इस चीज को जरा। शेल्स उतनी इतनी ऊपर वाले, प्रोटॉन बढ़ गया है, अब दो शेल्स को 6 प्रोटॉन खींच रहे हैं। एस की वो क्या होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, अच्छा होता है, वो न्यूक्लियर चार्ज को अपने में से गुजरने नहीं देगा, अंदर की तरफ खिसक गया। अब क्या इसमें रिपल्शन नहीं होगा, होगा, जैसे पहले हुआ था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन समझो इसमें प्रोटॉन भी तो बढ़ गया है, तो इसमें क्या होगा, वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये जो है आपका p तक चार्ज पहुंचेगा कम। अब p तक चार्ज, क्योंकि वो जितना अंदर जाएगा उतना न्यूक्लियस को क्या करेगा, कवर कर लेगा अच्छी तरह से। अब इस पे चार्ज कम पहुंचेगा। दूसरा क्या है, p में पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, है ना, p1 कॉन्फिगरेशन होती है इसकी p2, तो जैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, थोड़ा सा रिपल्शन होगा, इसलिए इसमें जो p सबशेल है वो उतनी अंदर नहीं खिसक पाती जितना कि 2s खिसका है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि जो पहले आप यहां पे एनर्जी डिफरेंस देख रहे थे, वो एनर्जी डिफरेंस अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, नो डाउट साइज कम हुआ है, पर वैलेंस शेल फैल गई है। यही तो थी सेकंड शेल, वैलेंस शेल है, पहले के मुकाबले गैप क्या हो गया, बढ़ गया है। तो कॉन्ट्रैक्शन तो हुआ, लेकिन वैलेंस शेल क्या हो गई, फैल गई है। तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझना आप। जो मेरे पास चार्ज, ये आपका पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन है,
इसमें क्या होता है, इसमें साइज तो डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन जो आपकी वैलेंस शेल है वो क्या कर जाती है, वो एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है। जबकि जो आपका चार्ज कॉन्ट्रैक्शन था उसमें क्या था, उसमें भी साइज डिक्रीज कर रहा था, लेकिन उसमें क्या था, जो आपकी वैलेंस शेल थी वो क्या कर रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, वो सिकुड़ रही थी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ही शेल मतलब दोनों में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन दोनों में हो रहा है, लेकिन फर्क है, इसकी बैलेंस शेल एक्सपेंड कर रही है, इसकी बैलेंस शेल क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, साइज दोनों में डिक्रीज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे बोरॉन पे गए, कार्बन पे गए, नाइट्रोजन पे गए, ऑक्सीजन पे गए, इस तरह से हम आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो होता क्या है, अब मैं इनके एनर्जी लेवल डायग्राम को कंपेयर करने वाला हूं। ठीक है जी, अब देखिए यहां पे एनर्जी लिखी हुई है इनकी, ठीक है। तो न्यूक्लियस सबका सेम जगह पर, ये आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, ठीक है जी, सॉरी फ्लोरीन, नियोन नहीं फ्लोरीन, ठीक है। ठीक, तो अब बात करते, देखिए ठीक है, 1s, ये इसका 1s है, 1s लगभग लगभग सबका ही क्या है, बराबर बराबर है, फुल्ली फील्ड है वो, ठीक है जी, ये इन सबका 1s है। ठीक, अब 2s की बात करते हैं, इसका 2s है वो यहां पे है, थोड़ा और ऊपर लिख लेते हैं इसको। ये 2s है, ठीक है, और ये इसका 2p, ये इसका 2p है, इसमें क्या है 1s2 2s2 2p1, ठीक है जी, हो गया। अब क्या होता है, जैसे कार्बन पे आते हैं, शेल्स वही है दो, प्रोटॉन बढ़ गए हैं, तो अब क्या करेगा, ताकत से खींचेगा, तो इसका जो 2s है, जितनी दूरी पर इसका 2s है यहां पे, उसके मुकाबले इसमें कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, वो थोड़ा मतलब वो अंदर की तरफ आ जाएगा। मुझे थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाना चाहिए, वरना मुझे समझाने में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। मैं इस 2s को यहां लेके चल रहा हूं, 2s, ठीक है, तो ये यहां पे है, ठीक। तो कार्बन का जो 2s होता है वो कहां जाएगा, वो जाएगा लगभग यहां 2s, और उसका 2p है, जहां बोरॉन के 2p का एनर्जी लेवल है उसके मुकाबले उसको क्या हो जाएगा, कम, लेकिन यहां पे जो डिक्रीज आएगा, जहां जो गैप आएगा, वो s के मुकाबले क्या रखना है आपको, कम रखना है। क्यों कम रखना है, समझो। अब ये हिस्सा तो सब में सेम था, 1s2, ये 2s2, ये आपका 2p2, इसने भी दो ही शेल्स को खींचा है, पर इसके ज्यादा प्रोटॉन ने खींचा है ना,
तो ये s को ज्यादा खींच पाएगा अपनी तरफ, नो डाउट। इसमें भी क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रो यहां से अंदर वाली सेल रिपेल करेगी जैसे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन किया था। पर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन क्या था, जितने प्रोटॉन यहां थे उतने प्रोटॉन यहां थे, ठीक है। पी में जितने प्रोटॉन थे, पी के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव उतने प्रोटॉन थे। इसमें क्या प्रोटॉन बढ़ गए हैं, इसलिए इसमें ज्यादा खींच पाएगा ये। जब ये ज्यादा खींचेगा तो न्यूक्लियस को ज्यादा जल्दी क्या करेगा, ज्यादा अच्छी तरह से कवर कर देगा। तो बाहर चार्ज क्या जाएगा, कम जाएगा। ऊपर से पी में पहले से इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इनके बीच में रिपल्शन भी पैदा होगा, ऊपर से चार्ज भी कम पहुंच रहा है इसका। तो इससे क्या हो जाएगा, ये इसमें उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा जितना कि एस में आया, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो जितना इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इसका कॉन्ट्रैक्शन उसके मुकाबले कम हुआ। तो जो गैप यहां था, अगर मैं कहूं कि इसके बीच जो एनर्जी गैप है, यहां पे जो एनर्जी गैप है वो है आपका डेल्टा E1, डेल्टा E1, ठीक है जी। तो इसके बीच जो गैप है वो क्या है आपका डेल्टा E2, और डेल्टा E2 है वो क्या है, वो ज्यादा है। मैं यहां पे 1s और इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसी के जो आउटर मोस्ट है उसी के s और p की बात कर रहा हूं। अब अगर मैं चलता हूं आगे, नाइट्रोजन की बात करूं, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होगा, ये यहां पे आना चाहिए था, ठीक है, और इसका ये इधर आना चाहिए था। तो इसमें क्या होता है, ये नीचे जाएगा, इधर पहुंच गया 2s, 2p से नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहां पे क्या होगा, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2 और 2p3। अब जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्शन उसी तरह का है, s में ज्यादा है, p में क्या है, कम है, ठीक है, p में क्या है, कम है, ठीक। तो अब इसमें जो गैप बना है, यहां जो गैप बना है डेल्टा E3 एनर्जी का, ये क्या होगा, E2 से भी ज्यादा होगा। अब अगर मैं आता हूं ऑक्सीजन की तरफ, यहां पे क्या होता है, यहां पे अब ये 2s, जैसे अब क्या होना चाहिए था, इसके हिसाब से इधर आना चाहिए था, ठीक है, 2p को यहां आना चाहिए था। अब इसमें आपका 2s काफी नीचे आ जाता है, क्योंकि 2p क्या है, ना के बराबर नीचे आता है बिल्कुल, क्योंकि यहां पे क्या हो चुका है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है, 1s2, 2s2 और ये आपका 2p4, ठीक है। अब देखो देखने में हालांकि उतना नहीं दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही बड़ा गैप होता है, ये गैप काफी बड़ा होता है, ठीक है, कोई नहीं। अब फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, ताकि जो मैं बोल रहा हूं वो बात सुनने में भी ऐसे लगे जो मैं बोल रहा हूं। 2s, ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p4। अब इसमें क्या हुआ है, यहां पे एकदम से काफी बड़ा चेंज आता है, जितना इनमें आ रहा था ना, जितना अंदर इसमें खिसक रहा था उसके मुकाबले काफी खिसकता है, और ये बिल्कुल नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास ये जितना अंदर जाएगा उतना न्यूक्लियस को अच्छे से शील्ड कर लेगा, जितना अच्छे से शील्ड करेगा उतना कम न्यूक्लियर चार्ज बाहर पहुंचेगा, जितना कम पहुंचेगा उतना ही पी और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या कम होगा। ऊपर से इसमें क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आ चुका है, तो इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये नाक के बराबर नीचे आता, हल्का सा नीचे आता। तो यहां पे जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप और भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एफ के लिए बात कर लेते हैं। अब एफ की बात करते हैं, ये 1s आ गया, ये इसको मुझे फिर से नीचे थोड़ा करना पड़ेगा इसको भी, ठीक है। तो देखिए 1s ये मान के चलो सबका बराबर है, वो तो अपनी बात को समझाने के लिए मैंने इसको थोड़ा नीचे दिखा दिया है, और अगर कंफ्यूजन है उस चीज को लेके तो भाई सबको नीचे कर देते हैं लोग, वो कंफ्यूजन भी खत्म कर देंगे कि जितना यहाँ पे इसका 1s है लगभग लगभग वहीं पे इसका 1s है, लगभग वहीं पे इसका 1s है, और लगभग वहीं पे इसका 1s है, ठीक है। अब इसकी बात आती है, 1s इसका भी लगभग लगभग वहीं पर है, 2s इसका इसके मुकाबले जहां पे इसका आ रहा है, इसके मुकाबले क्या होगा, हल्का सा नीचे चला जाएगा, हल्का सा नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहां पे जो मिलना चाहिए था उसमें भी हल्का सा ही वो नीचे जाएगा,
ठीक है, तो यहां भी क्या हुआ है, एच में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ और पी में भी हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस बना है, इधर भी जो एनर्जी डिफरेंस बना है, जो आपका डेल्टा E5 है, अगर इन सब को अरेंज किया जाए तो इसका ऑर्डर देखो कुछ ऐसा बनेगा कि डेल्टा E5 बड़ा है डेल्टा E4 से, और डेल्टा E4 काफी ज्यादा बड़ा है डेल्टा E3 से, जो कि बड़ा है आपका डेल्टा E2 से, और ये बड़ा है आपका डेल्टा E1 से, डेल्टा E1। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर आएगा। एलिमेंट्स में बात करें तो फ्लोरीन के केस में एनर्जी गैप, फिर ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन। ठीक है, और यही कारण है, ये जो एकदम से बड़ा चेंज आता है ना, यही कारण है जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए आप अलग तरह का वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं, अगर आपको माइंड में अभी चीजें उतर गई हो तो देखो कैसे करते हैं। आया, इस वाले में यहां तक तो सेम रहती चीजें। इसमें क्या होता है, 2 नीचे 1 ऊपर, फिर 2 1, इसमें 1 नीचे 2 ऊपर, तो ये आपका चलता है B2 C2 N2 में, और ये कहां चलता है आपका O2 N2, इन सब में ये चलता है। तो इसके पीछे भी क्या होता है, एनर्जी गैप होता है, वो जब हम पढ़ेंगे इसमें MOT को तो और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पर। कहता है कुछ केमिकल स्पीसीज दी गई है, जैसे कार्बन, CF4, CH4, फ्लोरीन। कहता है इनको आप 2s और 2p सबशेल जो है उनके एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है ना, ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, कार्बन एटम है, यहां फ्लोरीन क्योंकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पे चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन क्योंकि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इस पे स्लाइटली माइनस चार्ज आएगा। और आपको पता है जब यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, गैप कम हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, गैप कम हो जाता है। इसमें गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये नॉर्मल रहेगा। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, उनमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा रहता है। तो इसमें सीधा सा आपका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप है फ्लोरीन के पास। फिर आपका CH4 में जो कार्बन है, इसमें 2s और 2p के बीच एनर्जी गैप काफी ज्यादा रहेगा क्योंकि इस पे क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद आपका आएगा कार्बन, उसके बाद आएगा आपका CF4 क्योंकि इस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन का यहां पे एनर्जी गैप कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपकी, तो ये आपका ऑर्डर आएगा। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करना था, इसकी जो एप्लीकेशंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए।
जय हिंद।